हेलो, वेलकम टू गो क्रेजी प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ आशुतोष नामदेव। आज हम ज्योग्राफी के नए चैप्टर की ओर मूव करेंगे जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटी। तो इंडेक्स आपके सामने ये रहा, पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, फिर एक उसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होती है, पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और लास्ट में समरी से एंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बदले में पैसे ला कर दे, वही एक्टिविटी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली ये चार तरीके से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वांटिनरी। ये चार एक्टिविटी जो आपको पैसे दें वही क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी कहलाती है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हो, जैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग या क्वायरिंग। ये किस में आ जाएगी, प्राइमरी एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटी को रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। रेड कॉलर जॉब इसलिए क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो आउटडोर नेचर होता है, मतलब लोग बाहर जाके काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनको बाहर ही जाना पड़ता है कोई काम को कंडक्ट करने के लिए। एक एक करके हम लोग आगे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग, अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली ह्यूमन सोसाइटी की, तो अर्ली ह्यूमन सोसाइटी क्या थे, हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स इसलिए क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर वो ज्यादा समय बाहर रहे तो हो सकता है उनको कोई मार के खा जाएगा। इसलिए वो क्या करते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और जब सही टाइम आता था वो केव से बाहर निकल के हंटिंग करते थे और गैदर करके अपने केव्स में वापस आ जाते थे और कुछ टाइम खुद को आइसोलेट रखते थे और वहां पे फिर वो सरवाइव करते थे। इसी को बोलते हैं हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग ज्यादातर एक्सट्रीम क्लाइमेट में देखने को मिलता है कि जहां बाहर निकलना उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्लाइमेट उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है। मैक्सिमम 60 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर वाले बेल्ट पे ये वाली चीजें देखने को मिलेंगी प्रेजेंटली। इसमें सरप्लस नहीं होता है, ओनली सब्सिस्टेंस और नो रोल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके मन में डर रहता है कि कब आपके अगेंस्ट कौन मूव कर जाए। मॉडर्न डे अगर हम बात करें तो हंटिंग पूरी तरीके से बैन हो चुकी है, लेकिन गैदरिंग कमर्शियल क्रॉप तक लिमिटेड है। फिर हम लोग बात करते हैं पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म क्या होता है? पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है, या एक सिंपल व्यू में अपन बात करें तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अगर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें तो ये सब्सिस्टेंस और कमर्शियल दोनों लेवल पे हो सकता है। सब्सिस्टेंस मतलब कि हमें अपने यूज के लिए उस चीज को चाहिए है, और कमर्शियल हमें लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज रिक्वायर्ड होती है। नोमैडिक हर्डिंग की बात करें, नोमैडिक हर्डिंग मतलब वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने कैटल्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस होती है, वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी होती है। एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन ये लोग का एरिया जो होता है वो फिक्स होता है और वो अपने एरिया से काफी ज्यादा लगाव या कन्फाइंड रहते हैं। ये अफ्रीका में जैसे शीप, गोट, कैमल, ऐसे मतलब तिब्बत में याक वगैरह का हर्डिंग होती है। आर्कटिक, सब आर्कटिक रीजन में रेंडियर वगैरह की हर्डिंग होती है। एक यहाँ पे वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमनिस्ट। ट्रांसह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर कैटल्स, ताकि वो कैटल्स को अच्छे से रेयर कर पाए, अच्छे से उनका आउटपुट गेन कर पाए। ये साउथ टू नॉर्थ होता है समर के टाइम और नॉर्थ टू साउथ होता है विंटर के टाइम। इसका रीजन समझो, जब आप समर में ऊपर जाते हो या अपवर्ड मूव करते हो या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करते हो, तो जो इनके कैटल्स होते हैं ये थोड़े ठंड में रहने के लिए, मतलब हैबिटाट इनका थोड़ा सा ठंड वाला एरिया होता है या कोल्ड रीजन इनका हैबिटाट होता है। तो ये क्या करते हैं, गर्मी में नॉर्थ की तरफ चले गए या फिर गर्मी में पहाड़ के ऊपर चले गए, तो वहां पे हल्की सी क्या रहती है, ठंडक रहती है। और जैसे ही विंटर आती है तो पहाड़ के ऊपर तो रह नहीं सकती क्योंकि वहां बर्फ आ जाएगी, या ज्यादा नॉर्थ में रह नहीं सकती क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी। तो ये क्या कर जाती है, या तो गर्मी में पहाड़ के नीचे आ जाएंगे या टुवर्ड साउथ वहां पे मूव कर जाते हैं। ट्राइब्स लाइक गुज्जर, बकरवाल, गड्डीज, भूटिया, ये ऐसी कुछ ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये आजकल बहुत ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज आज के समय काफी ज्यादा कन्फाइंड हो चुकी है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी भी है। अगर हम भारत पाकिस्तान के बारे में बात करें तो जो बॉर्डर है हमारी, ये पॉलिटिकल बाउंड्री है। पॉलिटिकल बाउंड्री से यहाँ पे ज्यादातर जो पहले मूवमेंट होता था, आप लोग देखते हो कि शीप वगैरह को रेयर करते हुए एक कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया, या इंडिया से वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से इंडिया चला गया, या ज्यादातर टेररिस्ट आप लोग ऑब्जर्व करना कैसे शीप्स या मतलब कैटल रियरिंग के बीच में छुप के इंडिया या पाकिस्तान में मूव करते हो, ज्यादातर इंडिया की तरफ मूव करते हैं। तो ये डिक्रीज हो चुका है। सेकंड, न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग सेटलमेंट प्लान आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा।
कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग की बात करें तो कमर्शियल लेवल पे लाइफ स्टॉक रेयरिंग ज्यादातर वेस्ट में देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और कैपिटल इंटेंसिव होती है। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े रेंचेस बना देते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड रख लेते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर पार्सल या बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से बांट लेते हैं, उस छोटे हिस्से को पार्सल बोलते हैं। वहां पे कुछ मंथ वहां से मतलब ग्रेजिंग कराई एनिमल से, फिर अदर पार्सल पे, तो इससे क्या है, ग्रेजिंग ग्राउंड भी इफेक्ट नहीं होता है और उनके एनिमल्स काफी लंबे समय तक सरवाइव कर पाते हैं और फिर जब सही टाइम आता है तो वो उसका यूज भी कर लेते हैं। ये ज्यादातर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह एरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस के रूप में और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के रूप में देखने को मिलता है। सब्सिस्टेंस में भी दो पार्ट्स हैं, जैसे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब हम खुद के पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर करेंगे, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर करेंगे। इसमें आता है शिफ्टिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन। उसी में आता है इंटेंसिव, मतलब हमारे जो आसपास रह रहे लोग हैं हम उनका पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। फिर आता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में दो टाइप के अपन को एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें राइस का बहुत ज्यादा भूमिका रहती है, राइस सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप रहता है। और सेकंड, इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। इसमें अदर देन राइस रहता है, बस क्रॉपिंग पैटर्न से अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन सोसाइटी ने इन ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में जैसे टी, कॉफी, कॉटन, बनाना, ऐसी कुछ चीजों का प्लांटेशन करना है। इनकी नीड्स को समझो। यूरोपियन जो कंट्रीज है इन्होंने कॉलोनीज बनाई अलग अलग जगह पे, ट्रॉपिकल एरियाज को ज्यादातर कॉलोनीज बनाई और अपनी इंडस्ट्रीज की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ये इंडिया जैसे नेशंस में क्या कराते थे, प्लांटेशन कराते थे। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा इंडिगो का प्लांटेशन होता था जिसका रिवॉल्ट भी देखने को मिला, कॉटन प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, ऐसी कुछ चीजें इंडिया में काफी ज्यादा बड़े लेवल पे हुई। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये ज्यादातर सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड लैटिट्यूड पे देखने को मिलेगा, मैकेनाइज्ड होता है, इरिगेशन की काफी ज्यादा जरूरत रहती है, लो यील्ड पर एरिया बट हाई यील्ड पर पर्सन यहाँ पे देखने को मिलता है। कनाडा हो गया, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, इसको बाउल ऑफ ग्रेन भी कहते हैं, कैंटरबरी प्लेस, ये कुछ ऐसे रीजंस है जहां पे ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफी बड़े लेवल पे होता है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है क्योंकि कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग की तरफ मूव करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग हाईली डेवलप्ड नेशन में है। इसमें फूडर जैसे क्रॉप्स लगाए जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री साथ में की जाती है ताकि फूड भी मिले, फूडर भी मिले, मतलब फूड भी मिल रहा है, चारा भी मिल रहा है और एनिमल्स को भी ये लोग रेयर कर रहे हैं। तो तीन तरीके से ये लोग क्या उठाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं और इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्टाइज होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जापान जैसे कुछ नेशन ने क्या किया कि एक पूरे फार्म पे राइस कल्टीवेशन किया, वहां पे पानी फिल किया जाता है और वहां पे वो लोग फिश को छोड़ देते हैं। तो फिश क्या करती है, जितने भी पेस्ट होते हैं उसको खा लेती है। बदले में क्या करती है फिश, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एज अ मैन्योर काम करता है राइस के कल्टीवेशन के लिए। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। डेयरी फार्मिंग के बारे में बात करें तो डेयरी फार्मिंग एम्फेसाइज करता है कैटल ब्रीडिंग की तरफ, हेल्थ केयर और वेटनरी सर्विसेज। यहां पे एक कंसेप्ट रेफ्रिजरेशन और पॉस्चराइजेशन देखने को मिलता है। पॉस्चराइजेशन, सेलेक्टिव टेम्परेचर पे मिल्क को गर्म किया जाता है ताकि उसके जो लाइफ स्पान है या टाइम ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ रीजंस। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की बात करें तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर सिट्रस फ्रूट के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसमें सबसे ज्यादा ग्रेप्स, जिसके लिए वहां पूरा इटली वगैरह वाला या मेडिटेरेनियन रीजन वाला काफी ज्यादा फेमस है, जिसमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आप या क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। विटीकल्चर, बेस्ट वाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए फ्रांस की वाइन सबसे ज्यादा क्या है, फेमस है। रेजिन, करेंट, ओले, फिग्स, ऐसी कुछ चीजें। यूरोपियन मार्केट इस पे काफी बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और ऐसा नहीं कि उसी कंसंट्रेटेड रीजन में है। जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम ट्यूनेशिया टू अटलांटिक कोस्ट या सेंट्रल चिली, यहां पे भी ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर की बात करें तो गार्डनिंग में फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ऐसी कुछ चीजें आती हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में देखने को मिलता है। ट्रक फार्मिंग भी देखने को मिलती है, इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक्स को रातों रात एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता है, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह रहती हैं, फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, ऐसी कुछ चीजें इसमें रहती हैं। फैक्ट्री फार्मिंग की बात करें तो फैक्ट्री फार्मिंग वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। ये लाइफ स्टॉक से रिलेटेड रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एनिमल्स को कुछ टाइम के लिए पालते हैं और फिर उसको बाद में जाके कंज्यूम कर लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर करते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर देखने को मिलते हैं। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आया, मॉडल ऑफ कोलखोज, यूएसएसआर ने इसको लेकर आया था। अब जब ये कलेक्टिव फार्मिंग आप कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पूरे कलेक्टिव होती है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट सेट करते हैं। अब गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर दिया पर लायबिलिटी लोगों की कम हो जाती है, दायित्व कम हो जाता है। आप खुद इमेजिन करिए, आप खुद की शॉप पे ज्यादा देर स्पेंड करना चाहेंगे या इन्वेस्ट करना चाहेंगे टाइम, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में, तो आपका आंसर होगा कि आप खुद के बिजनेस या शॉप में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे टाइम को। क्यों? क्योंकि वो उतने हाई लेवल पे आपको प्रोडक्टिविटी देगा। इसी कारण से ये मॉडल ऑफ कोलखोज उतना ज्यादा स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाया, उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, और ये बहुत ज्यादा डिवास्टिंग की तरफ भी मूव किया था क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सडनली फॉल हो गया था। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं माइनिंग के बारे में। तो जो माइनिंग है वो मेनली बूस्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। क्यों? इंडस्ट्रीज को अगर आपको रखना है तो उसको पालने के लिए आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो इसी कारण से माइनिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। फैक्टर की बात करें तो माइनिंग के फैक्टर में मोड ऑफ अकरेंस और इकोनॉमिक फैक्टर, ये दो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोड ऑफ अकरेंस में अगर हम बात करें तो क्या वो लोड्स में पाया जाता है या वेन्स में पाया जाता है, उसका नेचर कैसा है, कि वो गैस फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है, या वो बेड में पाया जा रहा है, जैसे NaCl हो गया, जो नमक है वो अपना बेड या लेयर्स में पाया जाता है। तो अलग अलग मोड्स ऑफ अकरेंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। इकोनॉमी की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मेथड ऑफ माइनिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग जो आप लोग नॉर्मली देखते हो कि ओपन कास्ट माइनिंग ये होती है, चीपेस्ट होती है, आउटपुट लार्ज होता है, और स्ट्रिप माइनिंग भी इसमें देखने को मिलती है। कुछ होती है अंडरग्राउंड, जिसमें अंडरग्राउंड शाफ्ट जो होता है एक चैनल के थ्रू लोगों को मूव कराया जाता है। काफी ज्यादा रिस्की होती है, फ्लड प्रोन होती है, कई बार अर्थक्वेक प्रोन होती है, क्योंकि जो हैंगिंग वॉल है उसका फॉल होने का काफी ज्यादा डर रहता है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, द प्रैक्टिस ऑफ नर्चरिंग द एनिमल फॉर फूड एंड फॉर अदर ह्यूमन यूजेस इज नोन एज। 2 मिनट पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। Yes, you are right. Answer B, that is commercial livestock rearing. Next question, primitive society depends on. Pause करके आंसर दीजिए कमेंट में। Yes, the answer is wild animals. Next question, in modern time gathering has become. Option C, commercial. Next question, nomadic herding or pastoral nomadism is. Pause करके आंसर दीजिए। Yes, the option is A, primitive subsistence activity. Next question, subsistence agriculture can be grouped into. Pause करके आंसर। Yes, the answer is primitive subsistence agriculture and intensive subsistence agriculture. Next question, question number 6. Pause. Intensive subsistence agriculture is largely practiced in densely populated region of. Pause करके आंसर दीजिए। Yes, the answer is option number A, मानसून एशिया। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लैंड काफी ज्यादा कम है, तो यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉटन। कमर्शियल ग्रेन्स क्या होते हैं जिसमें कमर्शियली लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, कमर्शियल पर्पस के लिए ये चीज काफी ज्यादा यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज हाईली डेवलप्ड नेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपर्टाइज फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है, आपको बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये चीज कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है हाईली डेवलप्ड नेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इज। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज कॉफी। क्योंकि इंडिया में भी जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यूरोपियन मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए कॉफी का बहुत मैसिव लेवल पे क्या हुआ था, प्लांटेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगिन विथ। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द ओपन कास्ट माइनिंग इज द इजीएस्ट एंड डैश वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चीपेस्ट। Next question, dash aims for the large scale production of milk and milk product. 2 सेकेंड पॉज करके आंसर दीजिए। Yes, the answer is option number B, that is dairy farming. Next question, the scientific study, cultivation and harvesting of grapes is known as.
ऑप्शन नंबर ए दैट इज विटीकल्चर, ग्रेप्स की जो फार्मिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश एग्रीकल्चर द vegetation is usually cleared by fire and ashes added to fertility of the soil। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द ऑप्शन इज ए स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न में एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को ट्राइब्स या ग्रुप ऑफ पीपल क्लियर करते हैं और उसको बर्न कर देते हैं। जो ऐसे ऐश होती है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देती है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है और फिर बाद में वही फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा काम करती है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग आर। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज प्राइमरी एक्टिविटी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड राइट। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी को क्या होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या एक्सप्लॉयटेशन, इसको रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। पेस्टोरलिज्म के बारे में देखा था, ट्रांसह्यूमनिज्म मूवमेंट के बारे में देखा था। फिर हम लोग ने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग जैसी कुछ चीजें देखी थी। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर देखा था। माइनिंग में और मॉडल ऑफ कोलखोज के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने में यूज किया गया पर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। माइनिंग में हमने फैक्टर्स देखे थे, माइनिंग के मेथड ऑफ माइनिंग भी देखी थी और फाइनली फिर हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपको इसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप दैट इज स्टडी विद आशुतोष नामदेव टेलीग्राम पे मिल जाएगा और साथ ही साथ इंस्टा पे आप भी ऐड हो सकते हैं, आशुतोष नामदेव 09। सो स्टे ट्यून विद गो क्रेजी, हैव अ नाइस डे।